आ, मनीष जी आपके पास रहूं मैं, एक कुछ इसलिए कर दे रहा हूं कि आप लोग भी थोड़ा मतलब जो दर्शक हैं वो भी इस पे देखना शुरू करें, ये भी एक चर्चा जरूरी है। जीविका दीदी का बहुत कस के उसका प्रचार किया गया है कि जीविका दीदी से ही सारा इलेक्शन टर्न हुआ, ये सब हुआ, लेकिन जो हकीकत है वो सामने है। इसमें भास्कर ने एक स्टोरी की थी, भास्कर इंग्लिश ने, और उसने बताया था कि जीविका दीदी के ऊपर जो माइक्रो फाइनेंस फर्म हैव गिवन लोन्स वर्थ ₹49,500 करोड़, 49,500 करोड़ का लोन है इन जीविका दीदियों के ऊपर। और बहुत से लोगों का कहना है जो 10,000 आए हैं ये क्योंकि आउटस्टैंडिंग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की क्रेडिट विद बैंक है 18,371 करोड़, ये 2023 के थे, अब तो और बढ़ गए होंगे। तो ये जो पैसा आया है ये ठीक है, बहुत से लोग पैसा नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पैसा उस बैंक के क्या पटाने में चला जाएगा। खैर मैं उसके डिटेल्स में अभी इसलिए नहीं जा रहा हूं कि अभी जरा 1,90,000 रुपए आ जाए तब तो असली बात पता लगेगी। लेकिन चैलेंजेस हैं क्या, क्योंकि बिहार की वित्त, और बिहार ही नहीं किसी भी प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब है, और उसमें से जो गरीब राज्य हैं हमारे, उनकी वित्तीय स्थिति इसलिए खराब होती है क्योंकि आप डेवलपमेंट क्या करेंगे, आप तो रोजमर्रा का मतलब रोटी पानी कपड़ा इन सब में ही फंसे रह जाएंगे। डेवलपमेंट का स्कोप बहुत रहता नहीं है बिहार में। इस पे जरा आपसे, क्योंकि जंगल राज करके आपने मान लीजिए इलेक्शन जीत लिया, हालांकि मेरी फर्म वो है कि ये सारा इलेक्शन एसआईआर उसका एक मेन वो था, उसको कवर अप करने के लिए अब कहा जा रहा है जीविका दीदी इत्यादि। लेकिन नीतीश जी के सामने चैलेंजेस क्या हैं और इस एनडीए सरकार के सामने चैलेंजेस क्या हैं, मनीष जी? नहीं नहीं, देखिए, एक तो समझा जाए इस बार की इस सरकार ने वादे दबाव में आकर के, विपक्ष के दबाव में आकर के, या बिहार चुनाव में जिस तरह का इस बार मुद्दा आधारित चुनाव हुआ, उसके चलते भी विपक्ष ने भी, और खास करके दोनों विपक्ष ने, प्रशांत किशोर ने भी बिहार को पलायन का सवाल, रोजगार का सवाल, ये सब सवालों को उन्होंने भी सेंटर में लाया। और महागठबंधन ने भी इस मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। और इस दबाव में आमतौर पे ये मोदी स्टाइल में ही जो है बहुत सारे वादे इस सरकार ने कर दिए हैं। 1 करोड़ रोजगार का भी वादा कर दिया है। वो 10,000 का जो मसला है, हालांकि वो भी राहत ही है। वो सच्ची बात यही है कि बड़े पैमाने पर कर्ज में दबी हुई हैं महिलाएं। हालांकि वो राहत है कि वो 10,000 दे करके थोड़ा उनको तनाव उनका कम हुआ। बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली है उस माइक्रो फाइनेंस वाले सवाल पे, या जो वसूली कर रहे थे उनके भी एक हिस्से ने वहां बिहार में आत्महत्याएं की हैं। इतना दबाव है, एक तरह से नए किस्म की सूदखोरी है अगर आप उसको ध्यान देंगे। सर, बैंकों से गरीबों को पैसा न मिलने के चलते माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो है उनका जाल बिहार में, आप अगर इसका कोई सर्वे होगा तो बिहार सबसे ज्यादा इस मामले में प्रभावित है। हालांकि ये नेशनल वाइड है, दक्षिण भारत में भी आंध्रा से लेकर के तेलंगाना में बहुत सारी ऐसी आत्महत्याएं हुई हैं। हालांकि वो भी एक राहत है कि वो थोड़ी देर के लिए वो जो उनकी वसूली अभियान है, वसूली गैंग है, वो थोड़ा उसको वो थोड़ा देर चुप रहेगा, उसको 10,000 वो मिल गया। तो ये सच्चाई है कि ये पूरा जो 10,000 है वो तो बैंक फिर लौट गया, ज्यादातर उसका 80% कह लीजिए कि वो उन्हीं बैंकों के पास लौट गया। अभी क्या है कि इस बार बहुत दबाव है इनके ऊपर। 1 करोड़ रोजगार का है, ये 2 लाख का मामला है। और आमतौर पे नीतीश की टैक्टिस रही है बिहार में कि बहुत खराब स्थिति नहीं होने देंगे, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति का हमसे अनुमान न करें। बहुत हम बेहतर बिहार कर देंगे ये अनुमान न करें। वो इसीलिए बार बार पुराने जंगल राज का वो करते रहे हैं, और थोड़ा बेहतर करने का एक उनके पास ऑप्शन रहा है। हमेशा ये बात उन्होंने कभी भी उन्होंने उस तरह से नहीं किया है कि वो कुछ अतिरिक्त कर दें। तो आप उस दौर में आप देखिए, जब वो बिजली फ्री देने की बात थी तो उस पर किस तरह से सदन में भाषण दे रहे थे कि कतई ये नहीं करूंगा मैं। लेकिन इस बार बहुत सारा बीजेपी का छाप है वादे करने में, मोदी जी का छाप है। वो आमतौर पे वादे करते हैं और उससे डाइवर्ट हो जाने की उनके पास कला होती है। लेकिन इस बार एक संकट है। इस बार संकट ये है कि बिहार में लोगों की आकांक्षाएं पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई है। ये दबाव आमतौर पर पहले अब जैसा नहीं रहेगा। मैंने इसको बहुत डाइवर्ट कर देना, बहुत इसको दूसरी दिशा में मोड़ देना, दूसरे मुद्दे को उठा देना, इस बार पहले के बनिस्पत बहुत कठिन होते जा रहा है, होने जा रहा है। क्योंकि अभी मैं आज भी शपथ ग्रहण में भी देख रहा था, कुछ मीडिया कर्मी बयान ले रहे थे वहां पे जनता से, तो वो अपने मुद्दों को लेके आ रहे थे। हम इस उम्मीद पे दिए हैं कि सरकार आएगी तो हमारे साथ ये करेगी। कुछ यूथ थे जो बोल रहे थे हम रोजगार के लिए सरकार को किए हैं।
महिलाएं कुछ कह रही थी कि हमको, खुद वो कह रही थी कि 2 लाख तक हम हमारे लिए बड़ा स्पेस ही बनने जा रहा है बिहार में। तो ये आकांक्षाएं अब पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा है, और विपक्ष पे निर्भर है ये कि वो इन मुद्दों को कितनी बेहतर ढंग से घेरता है। हालांकि मैंने देखा कि अभी प्रशांत किशोर ने तुरंत एक अभी पहला प्रेस वार्ता में ही इस सवाल को उठा दिया है कि हम वेट एंड वॉच करेंगे, 6 महीने देखेंगे कि जो है वो 2 लाख रुपया पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। और उन्होंने एक नंबर जारी कर दिया है उन लोगों के लिए जिनको 10,000 मिला है, उनको नंबर जारी कर दिया है कि आप इस नंबर पे संपर्क करिए अगर आपको अगला किस्त नहीं मिलती है, तो आपको 2 लाख की तरह नहीं मिलता है तो 6 महीने के अंदर जो है अगर इस दिशा में नहीं चीजें बढ़ती हैं, और हमको जहां तक लग रहा है कि महागठबंधन भी इस बार वोट के सवाल, वोट चोरी के सवाल के साथ साथ इन मुद्दों पे वो उतरेगा सड़क पे, और बिहार की आकांक्षा ज्यादा जगी हुई है, तो सरकार के सामने इस बार बहुत मुश्किल होगा मुझको लगता है। एक तो ये सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन ये सरकार अगर इसकी ऐसी स्थिति नहीं है कि उन वादों को पूरा करने की तरफ बढ़ पाए, तो ये चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन जल्दी ही अलोकप्रिय होने का इस बार खतरा है। ये पहले के मुकाबले इस सरकार को जल्दी ही अलोकप्रिय होने का खतरा है। एक बात तो हमको लगता है कि ये समझना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि बार्गेनिंग पावर, ये पहला राज्य है मोदी जी के लिए जहां वो बार बार बड़ी पार्टी होते हुए भी वो मुख्यमंत्री उनको नीतीश कुमार को बनाना पड़ता है, और ये पहला राज्य है जहां वो अपने हिसाब से किसी पार्टी को तोड़ने की स्थिति में भी नहीं जा पा रहे, और नीतीश को बहुत साइडलाइन करने की स्थिति में भी नहीं जा रहे। अब इस बार भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि केंद्र में भी एक सरकार है जो इनके सहारे है, इनके ऊपर है। हालांकि लोग मानते हैं कि संसदीय जो इनके वो जो सांसद हैं उनका बड़ा हिस्सा जब चाहेगा बीजेपी तोड़ लेगा, लेकिन बीजेपी राजनीतिक रूप से उसका एक फसान है बिहार में, और वो फसान जो है इस बार और उसके लिए संकट पैदा करने जा रहा है। ये आप, मेरा तो ये देखना ये है, मैं तो ये देख रहा हूं कि इतनी बीमारी उमारी की बात हो रही है, लेकिन जो मंत्रिमंडल का गठन है मैं देख रहा हूं कि उसमें कोई राजनीतिक फिसलन नहीं दिख रही है। उसमें बहुत कैलकुलेटेड ढंग का मंत्रिमंडल आपको दिखेगा, उसमें कहीं भी एक ऐसा नहीं दिख रहा है कि उसपे आप ध्यान दीजिए, चुनाव के दौर में मैंने देखा जमा खान एक उनके विधायक बन के आए हैं, उनके टिकट को जनता दल यू ने न देने की कोशिश की, उसमें वीटो पावर का इस्तेमाल करके नीतीश कुमार ने उनको टिकट दिलवाया, और वो इकलौते देखेंगे कि आप वो मंत्री बने हुए हैं, अभी वो शपथ ग्रहण में उन्होंने शपथ लिया है। तो पॉलिटिकली मुझको जदयू में ललन सिंह का, और अभी जो उनके जो आसपास संजय झा का, उनकी कोई छाप नहीं दिख रही है मंत्रिमंडल में। मैं ये आपसे एक बात बस इसमें कहना चाहता हूं कि इसमें फिसलन नहीं है, और मेरा तो ये भी समझ है आपसे कि आने वाले समय में जदयू के भी अभी मंत्रिमंडल का कोटा खाली है, आने वाले समय में जदयू भी बड़ी पार्टी होने की कोशिश कर सकती है। ये सवाल भी हम लोगों को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए कि वो बड़ी पार्टी बनने की तरफ, वो 85 से 92 की तरफ जा सकती है और उसकी अपनी बार्गेनिंग पावर को और ज्यादा बढ़ा सकती है। तो मेरा ये मानना है कि ये बिहार में जो सरकार चलना नहीं चलना है, यह बीजेपी पे निर्भर करता है कि क्या वह किसी नकारात्मक कार्रवाई में जा रही है। जदयू आमतौर पे इसको लेकर के एक सचेत दिख रही है। इस पे डिपेंड ये करता है कि आने वाले समय में दोनों तरफ से ही मार पछाड़ होगा। मेरा ये भी बिहार को लेकर के अभी भी ये लग रहा है, इस मंत्रिमंडल को देखते हुए लग रहा है कि ये मंत्रिमंडल एक लॉन्ग टर्म का मंत्रिमंडल बनाने की कोशिश हुई है, और मेरा ये मानना है कि बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है, अब और ज्यादा आसान नहीं है नीतीश को वो करने का। बनिस्पत ये हो सकता है कि बीजेपी अगर कोई इसमें गलत दिशा में बढ़ने की कोशिश करेगी तो उसकी पहले से तैयारी नीतीश करने की कोशिश करेंगे, पहले से उसकी तैयारी रखेंगे, संवाद का रास्ता खुला रखेंगे चौतरफा। और हमको लगता है कि उस मार पछाड़ में ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी ही नंबर 1 हो जाए, ये भी हो सकता है कि उसके सामने और संकट कई गुना जो है बीजेपी के सामने ही बढ़ जाए। तो मेरा तो ये मानना है कि ये सरकार अभी चलेगी, ये अभी चलेगी, और इसको बीच में मेरा तो ये भी एक समझ है कि नीतीश अपना कोई वारिस न लेकर के आ जाए, क्योंकि उनका वो चुनाव में उन्होंने इस छाप को नहीं पड़ने देना चाह रहे थे कि वो भी परिवारवाद कर रहे हैं। उन्होंने सब तरफ से एक आकांक्षा बनी थी कि उनको
अपने बेटे को लेके आए, लेकिन वो नहीं लेके आए, और जिस तरह की वो एक तरह से अंतिम पारी कहा जा रहा है, तो ये भी हो सकता है कि बीच में नीतीश कुमार अपनी वारिस को भी लेकर के आ जाएं और बार्गेन करके उनको सेंटर में लाएं, और इस प्रक्रिया में कोई समझौता हो। ये भी, इस दिशा में भी चीजें बढ़ सकती हैं, इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जी।